Start. Dear students, welcome to physics classes with Ravinder Sharma. In the previous lecture, you have studied about charts and their properties, and I hope आप सभी ने उसके नोट्स बना लिए होंगे और उसे अच्छे ढंग से लर्न कर लिया होगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ, परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सबसे पहले कूलम्स लॉ करवाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस कितनी फोर्स से रिपेल करते हैं या अनलाइक चार्ज कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, इसे सबसे पहले किसने दिया? कूलम ने दिया। कूलम ने क्या किया कि सपोज किया हमारे पास टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं। कैसे चार्जेस हैं? पॉइंट चार्जेस। और दोनों चार्जेस किस कंडीशन में है? स्टेशनरी। टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, हमने ये मान लिया Q1 एंड Q2। सपोज ये हमारे पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है ये Q2। दोनों कैसे चार्जेस हैं? स्टेशनरी हैं। और ये दोनों पॉइंट A और B पे हैं, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r हैं। तो कूलम ने ये लॉ दिया कि टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर with the force that is directly proportional to product of magnitude of charges। तो अगर मैं कूलम लॉ की स्टेटमेंट बोलूं तो ये होगी, इट स्टेट्स दैट टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर with force, repel each other with force which is directly proportional product of magnitude of charges। यानी Q1 Q2 इन दोनों के प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है इनके बीच में जो गैप है, और F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास यहां पर क्या आएगी? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और यहां जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आती है दैट इज k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। हियर k इज कॉल्ड, k को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ रहा है इसलिए हम ये फोर्स के कंसेप्ट में है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ऐसा ही लॉ आपने +1 में पढ़ा है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर आप याद करें, जैसे हमारे पास क्या होते थे, दोनों चार्जेस के जगह क्या होते थे? दो मासेस होते थे, m1 और सेकेंड मास इज m2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता था? तो फर्क वहां पर और यहां फर्क क्या है? आपने वहां आपको +1 में ये वहां भी मैंने आपको कूलम लॉ पढ़ाया हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वहां जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यही लॉ आपने पढ़ा था, वही रिवाइज हो रहा है यहां पर। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वहां भी मैंने पढ़ाया था, मैं एक बार फिर उसको मैं थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा हूं। वहां आपको बताया था कि फोर्स बिटवीन टू मासेस, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती थी। ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होती है। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज, ये नेचर ऑफ मास नहीं डिपेंड करे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आती थी वो आती थी g, और g क्या होती थी? जैसे g कहां आता था? ग्रेविटेशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की जगह क्या होता था? ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। तो ये सिमिलैरिटी आती है। आप अगर देखेंगे तो ये हमारे पास फिजिक्स में बहुत ज्यादा कंसेप्ट में हमें सिमेट्री मिलती है, तो अगर आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो दैट कैन हेल्प यू। तो यहाँ पे k जो है वो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और जब वैल्यू ऑफ k है, वैल्यू ऑफ k
डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे डिपेंड करती है? नंबर 1, नेचर ऑफ मीडियम। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है अपॉन व्हाट फैक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट डिपेंड, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। सेकंड, सिस्टम ऑफ यूनिट चूजर, सिस्टम ऑफ यूनिट चूजर, आपने कौन सा सिस्टम यूनिट का चूज किया है? सपोज हमने मान लिया कि सपोज मीडियम इज वैक्यूम, सपोज मीडियम इज वैक्यूम, वैक्यूम मीडियम लिया आपने, ठीक है, नेचर, और एयर या फिर एयर ले लिया आपने, एयर, वैक्यूम और एयर, एंड एसआई सिस्टम, सिस्टम कैसा माना? एसआई। देन व्हाट इज के? के इज इक्वल टू 1/4 पाई, ये एक नई टर्म आएगी, एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन, और नीचे लगा था नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट जो होती है, ये एप्सिलॉन को हम बोलते हैं परमिटिविटी, क्या बोलते हैं? परमिटिविटी, परमिटिविटी, लेकिन नॉट लगा हुआ है इसलिए ये एब्सोल्यूट है, परमिटिविटी है, किसकी है? नॉट के साथ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की है, वैक्यूम की, फ्री स्पेस और वैक्यूम, कुछ भी बोल सकते, वैक्यूम और एयर एक ही वैल्यू होती है, फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर। इसकी वैल्यू आती है, याद रखना है आपने, 8.854 क्रॉस 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट कैसे आई? अगर आप इसको डिड्यूस करना चाहें तो डिड्यूस भी कर सकते हैं, याद नहीं रहता शुरू में देखना कि कैसे आया, तो मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले हम के की वैल्यू निकालेंगे, तो के आप देख रहे हैं, के की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यहां से क्या बन गया? 1/4 इंटू पाई कितना होता है? 3.142 एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻⁻12, यहाँ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसे जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इट कम्स आउट टू बी वेरी सिंपल, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उल्टा हो जाएगा यूनिट, न्यूटन पर न्यूटन है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के। सो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम इज दिस, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ K की वैल्यू अभी आपने देखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आता है आपको मालूम है? 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। ऐसा ही सिस्टम है। अगर आप सीजीएस सिस्टम में बात करें तो के की वैल्यू जो है इट कम्स आउट टू बी 1। नाउ हियर वी कैन आल्सो ड्राइव द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। जैसे मैंने अभी आपसे बोला था कि बच्चों इसके एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हमारे पास होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो कैसे आई? तो आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या हो रहा है, ये इधर है, मैं इधर ले आया और एफ को इधर ले गया, तो ये क्या बन गया? 1/4 पाई एफ Q1 Q2 वैसे रहा अपॉन R स्क्वायर। तो आपके पास Q1 Q2, Q1 की यूनिट क्या होती है? कूलम, Q2 की यूनिट कूलम, कूलम स्क्वायर, चाहे चार्ज कोई भी है यूनिट तो कूलम ही होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर। तो यहां से आपके पास यूनिट आया था कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने आपको वैल्यू बताया था ना 8.854 क्रॉस 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है इस चीज को, ये मोस्टली न्यूमेरिकल्स में यूज होती है, तो आपको लर्न होनी चाहिए। और ये जो वैल्यू है ये भी आपको लर्न होनी चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10⁻⁹। इसी तरह से एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो इसे आपने निकालना है तो बहुत सिंपल है, Q1 की डायमेंशन क्या होती है? 80 और Q2 की डायमेंशन 80, सेम F की ml t - 2, इसी तरह से डिस्टेंस की L स्क्वायर। यहां पर आपके पास a स्क्वायर
टी स्क्वायर, नीचे बन जाएगा ml3t-2, ये ऊपर चला गया m-1l-3 t की पावर 2 पहले है, t की पावर 4 a की पावर 2. सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट. इसे आप लर्न कीजिए. स्पेशली जो ऐसी टर्म्स आती है उसे आप सेपरेट लिखिए, और सेपरेटली लिख के उसे आप हमेशा आपको वो मेमोराइज होनी चाहिए. नेक्स्ट आपके पास ये जो कूलम लॉ है ये हमें क्या देता है. जैसे अगर आप देखें कि लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ क्या है, हमारे पास लिमिटेशन क्या है, कूलम लॉ की कमी क्या है. तो सबसे बड़ी कमी क्या है, लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ. आपने भी किया ना कूलम लॉ. कूलम लॉ की आपने जब स्टार्ट किया था, मैंने जब यहां पर लिखा था तो मैंने क्या लिखा था कि द फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस. दो स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस, इट मीन चार्जेस कैसे चाहिए, स्टेशनरी. तो लिमिटेशन इसकी ये है कि इट होल्ड्स, नंबर 1, इट होल्ड्स ओनली फॉर स्टेशनरी चार्जेस. स्टेशनरी चार्जेस. नंबर 2, फॉर पॉइंट चार्जेस. स्टेशनरी चार्जेस होने चाहिए और दूसरा कैसा होना चाहिए, चार्जेस वो पॉइंट होने चाहिए. तो ये इसकी कमी है जिसे हम बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ. ये जो लॉ है ये हमें दे रहा है फोर्स, ये फोर्स होगी. लेकिन आपको मालूम है कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है. और हमने एक और बात की है कि जैसे लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. तो वो हमने जैसे आपको एक डायग्राम बनाई थी अभी, जैसे ये है मेरे पास एक चार्ज Q1 है पॉइंट, और ये चार्ज मेरे पास Q2 है पॉइंट चार्ज है. दोनों में की सेपरेशन की डिस्टेंस क्या है, r है. मैंने बोला ये दोनों चार्जेस रिपेल करेंगे, लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा, ये जो हमें बताएगा वो कौन बताएगा, दिस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. दिस इज द नेक्स्ट आर्टिकल, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. ये हमें लॉ बताएगा. It tells us कि the force between two like charges is repulsive. दूसरा क्या इसका इंपॉर्टेंस है कि वेक्टर फॉर्म में आप कर रहे हैं तो हमें और क्या चीज बताएगा, ये हमें ये भी बताएगा कि जो कूलम फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल देते हैं. ये जो फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स है. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते थे हम, दैट इज आल्सो सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है. सेंट्रल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है दैट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. जैसे मैं बता रहा था अभी, मैं दोबारा से इस फिगर को बना रहा हूं. ये मेरे पास चार्ज Q1 है, ये मेरे पास चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है. दोनों पॉइंट A और B पे है. बिल्कुल सिमिलर पिछली फिगर को मैं रिपीट कर रहा हूं. डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r है. तो इनके बीच में जो फोर्स कहां एक्ट करेगी, क्या वो इधर को एक्ट करेगी, ऐसे लगेगी फोर्स, या क्या वो इधर को लगेगी, कहां लगेगी, यहां पर इस पॉइंट पे किस साइड को लगेगी, ये इस चार्ज पे फोर्स लगेगी, क्या वो ऐसे इधर को लगेगी, नहीं. ये जो फोर्स लगेगी ये कहां लगेगी, इट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. ये जो लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, जैसे ये लाइन जॉइनिंग का ये दो चार्जेस हैं, ये चार्ज है, इसके अलोंग लाइन जॉइनिंग क्या ये है, इसके अलोंग एक्ट करती है. ऐसे जब फोर्स एक्ट करती है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स. ये भी हमें ये लॉ बताता है. कैसे बताता है, लेट अस स्टार्ट कि हमने क्या किया, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हम स्टडी करने लगे हैं. तो इसे जब हम स्टडी करेंगे हम ये सपोज कर लेते हैं हमारे पास क्या है, कंसीडर टू लाइक चार्जेस. हमने दो लाइक चार्जेस मान लिए कि एक जैसे चार्जेस हैं, तो कैसे होगी इनके बीच में फोर्स, रिपल्सिव. हमने एज्यूम किया कि कंसीडर टू लाइक चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. सपोज हमने एक काम क्या किया, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में तो हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी. हमने एक डायरेक्शन मान ली चार्ज Q1 से Q2 की तरफ को, Q1 से Q2 R1 2, यानी Q1 से 1 से 2 कैप, R1 2 कैप. सपोज R1 2 कैप इज क्या है, ये यूनिट वेक्टर. आपको पता है जब कैप लग जाती है तो वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है. यूनिट वेक्टर फ्रॉम कहां से कहां तक, चार्ज Q1 to Q2. और इसी तरह से R21 कैप मान लिया,
is unit vector from charge Q2 to Q1। यहाँ से यहाँ को आपने R21 कैप यूनिट वेक्टर मान लिए, ये आप सपोज करके चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं पहले से। अब आप इसके उनके बीच में फोर्स निकाल रहे हैं, तो मान लिया चार्ज Q1 पे कितनी फोर्स लगेगी, आप मान लेते हैं F12 वेक्टर। क्या है F12 वेक्टर, नीचे में ब्रैकेट में लिख रहा हूं, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q1 पे Q2 के कारण फोर्स है, कितनी है वो देखेंगे तो आपको पता है कि फोर्स क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। पीछे पढ़ चुके हैं आप, लेकिन वेक्टर है, इट मींस आपको इस फोर्स की डायरेक्शन देनी है। तो डायरेक्शन आप कैसे देंगे, अब आप देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन, ये चार्ज Q1 पे Q2 के कारण फोर्स लग रही है, दैट इज रिपल्सिव, इधर लग रही है, और Q2 के ऊपर कहां लगेगी, इधर लगेगी, तो ये क्या होगा F21 वेक्टर। अब F12 वेक्टर जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में है, R21 कैप की यूनिट वेक्टर में, तो इसके साथ क्या है इनटू R21 कैप, साथ में मल्टीप्लाई किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, सिर्फ डायरेक्शन होगी, मैं 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आप निकालेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, क्या होगी F21 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R21 कैप, सॉरी R21 कैप नहीं, R12 कैप। क्यों, क्योंकि F21 चार्ज ऑन Q2 ड्यू टू Q1 फोर्स F21 2 पे 1 के कारण, लिखने का तरीका। अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किसकी डायरेक्शन में है, चार्ज Q1 से Q2, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा यूनिट वेक्टर R12 कैप। अब हम इस इक्वेशन को दे देंगे नंबर 1, इसे दे देंगे नंबर 2। तो ये जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस 1 एंड 2, दे रिप्रेजेंट कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में ये हमारे पास कूलम्स लॉ देती है। सो अब हम इंपॉर्टेंस को अगेन जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी उसे रिवाइज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस में हमारे पास था कि लाइक चार्जेस, ये हमें नेचर बताता है, फोर्स की नेचर क्या होगी। फर्स्ट वन, इट टेल्स द नेचर ऑफ फोर्स, बताया ना मैंने आपको, इट टेल्स द नेचर ऑफ फोर्स। क्या होगा, सेंट्रल है, कैसी है, सेंट्रल फोर्स है। इट आल्सो टेल्स द फोर्स अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। तो हम जैसे फर्स्ट की बात करते हैं कि रिपल्सिव होगी या अट्रैक्टिव होगी, लाइक चार्जेस लिए, ये मेरे पास फोर्स F12 वेक्टर है, ये F21 वेक्टर है। अब हम देखेंगे सिंस फिगर में देखेंगे तो हमारे पास R21 कैप यूनिट वेक्टर है और R12 कैप भी यूनिट वेक्टर है, दोनों की मैग्नीट्यूड के सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, तो ये नेगेटिव होगा एक दूसरे। इसे मैं पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 1। जब मैं बाद में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बन गया, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पुट किया मैंने, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू माइनस R12 कैप। अब आप देखोगे मैं माइनस चिन्ह को बाहर ले लिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया, और ये माइनस F21 वेक्टर। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है कि ये फोर्स जो होगी कैसी होगी, इक्वल एंड अपोजिट है। दिस फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट, इट मींस द टू लाइक चार्जेस, ये हमने शुरू में मान के चले थे, टू लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, बिकॉज द फोर्स बिटवीन द टू लाइक चार्जेस एक्ट इक्वल एंड अपोजिट, दे रिपेल ईच अदर। सेकेंड थिंग क्या आती है, यानी दे टेल अस रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेस, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या करते हैं, इट टेल्स अस द नेचर में रिपल्सन between like charges and also tell the force is central, the force is central force है, that is it act along the
लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। आप देख रहे हैं फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है, इन यूनिट वेक्टर के अलोंग एक्ट कर रही है, तो यूनिट वेक्टर दे एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इट मींस द फोर्स इट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो आप इसे नोट्स बना लेंगे, अगर आपको कहीं होता है तो आप इसे पॉज कीजिए, वहां पे आप इसका नोट्स बनाइए और इसे लर्न करने की कोशिश कीजिए। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे हमने डिनोट किया है एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी के लिए और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए के। इसकी डेफिनेशन होती है relative permittivity or dielectric constant of a medium is defined as the force between two charges in vacuum to the force between two charges in medium। किन्हीं दो चार्जेस को हम, जैसे मान लो किसी भी हम मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उन किन्हीं दो चार्जेस को, जैसे मान लो सपोज मेरे पास एक चार्ज Q1 है, ये कोई चार्ज Q2 है, डिस्टेंस r के ऊपर है, इन दोनों चार्जेस को हम पहले कहाँ रखेंगे, वैक्यूम में। वैक्यूम में इनके पास फोर्स क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इन्हीं दो चार्जेस को उसी डिस्टेंस की सेपरेशन पर हम मीडियम में रखेंगे। मीडियम में जो हमारे पास परमिटिविटी आती है वो एप्सिलॉन होगी, नॉट नहीं लगा होगा, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये 4 पाई ये कट गया, Q1 Q2 ये काट देगा, r स्क्वायर ये कर देगा, हमारे पास क्या बचेगा, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी। आपको मालूम भी है रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम एंड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ इसका कोरिलेशन है। और नोट आप लिख लेंगे, फॉर इट हैज नो यूनिट, ये सेम क्वांटिटी की रेशियो है, इट हैज नो यूनिट। आपको मालूम है एप्सिलॉन की यूनिट होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट की भी यही यूनिट होती है, तो दोनों की कट जाएगी, इट हैज नो यूनिट। सेकंड थिंग, फॉर एयर और वैक्यूम, एयर या फिर वैक्यूम की बात करूं, आपको पता है ये वैक्यूम के लिए होती है। अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम भी एयर है तो सेम हो जाएगी, वैक्यूम सेम हो जाएगा, तो दोनों कट जाएंगी, तो फॉर एयर और वैक्यूम एप्सिलॉन आर और के बराबर है 1। नंबर 3 फॉर वाटर, अगर मैं वाटर की बात करूं तो के की वैल्यू होती है 80। आपने लर्न करना है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको बार बार आएगा, जैसे नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना कि है क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल तभी लगता है जब हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हों एंड दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। जैसे सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q1 है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 है, Qn है, इस तरह से सो ऑन, या फिर आपके पास Q4 नहीं लिखना है, नाम लिख सकते हैं आप यहाँ पे, सो ऑन नंबर ऑफ चार्जेस हैं हमारे पास, नंबर ऑफ चार्जेस हैं एंड दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, Q1 Q2 Q3 सो ऑन Qn। अब ये जब चार्जेस यहाँ प्लेस किए हैं, आपको पता है कि हर एक चार्ज दूसरे पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। जैसे Q1 और Q2 के बीच में, Q2 और Q3 के बीच में, Q2 Qn Q3 Qn, ये दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि हम ये नोट या फिर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस चार्ज Q1 के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। इसके लिए हमारे पास होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये हमें ये बताता है कि मैंने नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, जैसे हम किसके ऊपर, जैसे किसी के ऊपर भी निकालना, मान लो Q1 पे निकालना, तो मैंने Q1 को Q2 से मिला दिया, Q3 से मिला दिया और Qn से मिला दिया। Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस क्या, R12 R13 R1n डिस्टेंस है। अब आपको हम इंडिविजुअल की बात करें तो Q1 पे Q2 के कारण क्या फोर्स लगेगी, आपको मालूम है F12 वेक्टर लगेगी। इसी तरह से Q1 पे Q3 के कारण क्या फोर्स लगेगी, F13 वेक्टर लगेगी। Q1 पे Qn के कारण कितनी फोर्स लगेगी, F1n वेक्टर फोर्स लगेगी। ये आप पढ़ चुके हैं, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि इसी लेक्चर में आपने देखा था कि ये जो फोर्स है एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग,
और ये चार्जेस लाइट है सभी एक जैसे हैं तो रिपल्सिव होगी, इसलिए इधर को लग रही है। हम बात किसके कर रहे हैं, चार्ज Q1 पे। तो हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q1 आर इंटरेक्ट कर रहे हैं, देन फोर्स ऑन चार्ज Q1 is F1 vector is the vector sum of the individual force acting on the each charge due to all other charges। जैसे इस इंडिविजुअल चार्ज जिसके ऊपर हम निकालना चाह रहे हैं, किसके ऊपर, Q1 के ऊपर, तो इसके कारण अदर चार्जेस Q2 के कारण कितनी लग रही है, F12 वेक्टर, Q3 के कारण कितनी लग रही है, F13 वेक्टर, प्लस सो ऑन। अगर मैंने Q4 नहीं डिलीट किया होता तो वहां क्या लगी थी, F14 वेक्टर। इसी तरह से F1n वेक्टर। These are the forces acting on the charges, on the charge Q1 due to other charges। यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा, आपको मालूम है 1/4πε0 Q1 Q2। अब डिस्टेंस सेपरेट है, यहाँ पर क्या R12 स्क्वायर इनटू, लेकिन डिस्टेंस कहाँ से कहाँ है, Q2 से Q1 को है R21 कैप, इसी तरह से R31 कैप, इसी तरह से Rn1 कैप। तो ये बन जाएगा R21 कैप प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 ओवर R13 स्क्वायर R31 कैप प्लस सो ऑन 1/4πε0 Q1 Qn ओवर R1n स्क्वायर Rn1 कैप। यहाँ से हमारे पास 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, Q1 कॉमन होगा और अंदर क्या बचा, Q2 R21 कैप ओवर R12 स्क्वायर प्लस Q3 R31 कैप ओवर R13 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस Qn Rn1 कैप R1n square। So this is the principle of superposition of charges. It is used to find the force on a single charge due to all other charges। लास्ट में हमारे पास जैसे हम कूलम लॉ से, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी, ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन, चलते चलते इसे भी कर लेते हैं, डिफाइन कूलम एज यूनिट ऑफ चार्ज। कई बार क्या होता है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट में रह जाता है, इसलिए पूरा वीडियो आप देखिए। ऐसा नहीं करना कि आप वीडियो बीच में बंद कर देंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाएगा। डिफाइन कूलम एज ए यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम को आपने डिफाइन करना है। आपने पढ़ा एज वाई कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ से आपने पढ़ा, क्या पढ़ा है, कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम, व्हाट इज द फोर्स, 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम डिफाइन किसे करना चाहते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। आप चार्ज, आपके पास Q1 है, चार्ज Q2 है, आपने दोनों को बराबर मान लिया, Q सपोज कर लिया से Q है, और डिस्टेंस R कितना है, डिस्टेंस R है 1 मीटर। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आपने सपोज कर ली कितनी है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। आप सपोज सोचेंगे कि ये हमने इतनी क्यों मानी, इसलिए मानी है कि हमारे पास चार्ज कितना है, 1 कूलम आए। हम जब इसे पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेंगे 9 × 10⁻⁹, जैसे ये 1 लिखा हमने, यहाँ लिख दिया पुट इन 1 में पुट किया, तो मेरे 9 × 10⁻⁹ फोर्स की जगह आ गया। अब ये यूनिट है 9 × 10⁻⁹ Q अपॉन 1 स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास 1 = क्या बना, Q स्क्वायर, इम्प्लाइज Q क्या बना, ±1 कूलम। तो आप देख रहे हैं कि 1 कूलम कब आया, जब हमारे पास दो चार्जेस बराबर हैं, इक्वल हैं, और उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, और फोर्स कितनी लग रही है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। तो यहां से डेफिनेशन बनती है कि 1 कूलम इज दैट चार्ज, 1 कूलम इज दैट चार्ज विच रिपेल्स, क्योंकि ये फोर्स जो लग रही है वो दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो इसलिए हम अपने सेंस से लगा देंगे 1 कूलम इज दैट चार्ज विच रिपेल एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, इक्वल एंड सिमिलर चार्ज विद ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम। कहां पे बात हो रही है, वैक्यूम में, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम
each other. तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है कि वर्क कूलम इज दैट चार्ज विच रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज विद ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ऐसे याद होना चाहिए आपको, एकदम से फ्लुएंटली आपसे आपके मुंह से निकलना चाहिए। विद दिस दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आप इन सभी जो टर्म्स जो मैंने आपको करवाए हैं इन्हें आप मेमोराइज करेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे। आई होप फॉर द बेस्ट। Thanks and have a nice day.